हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, उसको हमने खत्म कर लिया था। हमने उसकी थ्योरी और साथ ही साथ हमने उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दैट इज केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और जो पेजेस हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने केमिकल चेंजेस के बारे में ही स्टडी करना है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है आपका केमिकल चेंज। तो देखिए बेटा, केमिकल चेंज क्या होता है। कहता कि पहली बात तो ये एक परमानेंट चेंज होता है जिसके अंदर देखो हमारे पास, अगर आप कोई भी रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास रिएक्टेंट्स होते थे और उन रिएक्टेंट्स को आपस में मिला के हम क्या करते थे बेटा, प्रोडक्ट बनाते थे। अब जो रिएक्टेंट्स हम यूज करते थे उन्हीं के एटम्स का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होकर आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर या केमिकल चेंजेस के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का वो बिल्कुल ही इंटायरली चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ एक या एक से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स आपको बन के मिलते थे जिनकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती थी। जैसे कि आपको पता है कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जिसमें प्रेसिपिटेट बनता था, कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनमें गैस इन्वॉल्व होती थी बेटा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है एज वेल एज उनके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है बेटा वो भी आपकी चेंज हो जाती है। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि केमिकल जो चेंजेस आपके टेक प्लेस करते हैं ये इतना आसानी से रिवर्सिबल नहीं होता है। बात सही है कि हमारे पास कई ऐसे रिएक्शन है जिनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो रिवर्सिबल भी होते हैं, लेकिन हर एक को ऐसे करना इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा कि कोई भी केमिकल चेंज अगर टेक प्लेस करेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा कि ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस होते क्या है और इसमें होता क्या है बेसिकली। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर ना एक्चुअली में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनके बीच में होता है केमिकल बॉन्ड। जैसे आपने कोई रिएक्टेंट की अगर बात करी है, ठीक है बेटा, एंड मान लो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब दो कंपाउंड्स मैंने ले लिए। हर एक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की ही बात करता हूं, अब इनके बीच में बेटा आयनिक बॉन्ड है। तो जब रिएक्शन टेक प्लेस करेगा ना तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो टूटेगा और उसके बाद ये दोनों सेपरेट होंगे। और जो उसी तरह जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है वो उनके बीच का केमिकल बॉन्ड बेटा टूटेगा। तो ये किसी एक के साथ और जो मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होकर आपके क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसमें क्या होता है, आपके जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं बेटा, जो रिएक्टेंट्स के जो अंदर जो एटम्स के बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट्स बनने के लिए वो नए एटम के साथ अपने न्यू बॉन्ड्स को क्रिएट करता है। अब अगर बाद में अगर आपके मन में आ रही कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, तो देखिए कहते हैं केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स है जो होल्ड करता है मेरे एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर एक कंपाउंड के अंदर। अब हाँ, ये बात सच है बेटा कि हमारे पास जो ये जो हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, तो हम इतनी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये एक तरह की फोर्स है बेटा, जो जितने भी एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के, उनको आपस में होल्ड करने के लिए इस फोर्स की जरूरत होती है। सो अब बेटा बात सिर्फ ये आती है कि ये जो केमिकल चेंजेस अक्कर कैसे करती हैं, मतलब किस वजह से, किस तरीके से और क्यों करती हैं बेटा। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जब कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं बेटा आपस में, दैट इज कोलाइड करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बेटा आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। कभी कभार देखो बेटा वो खुद ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्ट कोलाइड कर जाते हैं। नहीं तो हमें कोई एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है ये कोलिजन को टेक प्लेस करने के लिए। सो मतलब देयर आर वेरियस डिफरेंट वेज जिसके अंदर बेटा हम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो इस तरह के 9 तरीके आपको, 9 वेज आपको इस पर्टिकुलर बुक के अंदर दिए हुए हैं।
तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होने की वजह से आज के लेक्चर के लिए मैं सिर्फ आपके जो फर्स्ट 4 है उनको वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला तरीका है बेटा आपका दैट इज मिक्सिंग, जिसको क्लोज कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। कुछ केसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन तब ऑकर कर जाती है जब हम दो सब्सटेंसेस को सॉलिड स्टेट के अंदर ही उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। हमारे पास कई एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि पहली एग्जांपल है ये, जिसमें आयोडीन एंड फॉस्फोरस जब हम उनको आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो आपस में एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। और दूसरा, जैसे कि बेटा हमारे पास लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, दैट विल बी PbNO3 होल ट्वाइस बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका लेड नाइट्रेट। जब ये आपका बेटा रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसको हम KI बोलते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बेटा ये बनाता है आपका दैट इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड को बनाने के लिए बेटा हम लिखेंगे PbI2, और साथ ही साथ बेटा यहां पर आपके पास क्या बनेगा, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज NO3। मैं ना सिर्फ आपको यही बात समझाना चाहता हूं। देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ एटम्स। और वो कैसे हुए, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा और आपस में इनमें न्यू बॉन्ड्स जब क्रिएट हुए तब आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करी। तभी मैंने कहा था कि किसी भी केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होते हैं जब वहां पे एटम्स का एक्सचेंज होता है एक दूसरे के साथ। किस तरीके से, जब वो कोवलेंट बॉन्ड पुराने वालों में टूटकर नए, नॉट कोवलेंट बॉन्ड कहूंगा, केमिकल बॉन्ड, जब पुराने वालों में केमिकल बॉन्ड टूटता है और नए वालों में जब जनरेट होता है तो उस टाइम आपके जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपके टेक प्लेस करती हैं। इस कंडीशन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर बेटा देखो क्या है कि ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी और ये भी, ये बेटा चारों चारों क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इनको सिर्फ बेटा आपस में हमने मिक्स किया है और कुछ नहीं किया। अब बात ये है कि ये आपका व्हाइट कलर का होता है, ये भी आपका बेटा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब ये बनता है बेटा तो इसका जो कलर है वो येलो होता है। क्यों? रिएक्शन होने की वजह से। जब इनमें रिएक्शन हुआ तो ये क्रिएट हुआ और उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। तो ये बात बेटा पहले आपने याद रखनी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऑफ कोर्स हमने इसको बैलेंस तो करनी है, बिना उसके तो बेटा ये बात बनेगी नहीं ना। तो देखिए बेटा ये है PbI2, तो यहाँ पे बेटा 2 मुझे करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स NO3 होल ट्वाइस था, यहाँ पे एक मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। और अब देखिए आपका जो ये जो इक्वेशन है ये ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस हो चुकी है। आई होप आपको ये जो पहला पार्ट है समझ में आ गया। तो पहले पार्ट में सिंपल ये है कि मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर है, उनको आपस में मैंने मिक्स कर दिया, तो उसी क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से रिएक्शन आपकी टेक प्लेस कर गई, और ये दो बेटा आपके अच्छे से एग्जांपल्स हो गए। फिर बेटा होता है सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, सॉल्यूशन। क्या होता है ना बेटा, कुछ केसेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस तभी अकर करती हैं जब उन सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है इन मोल्टन स्टेट या एक्वा स्टेट के अंदर, तभी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, अदरवाइज रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती है। एग्जाम्पल है, बिल्कुल है मेरे पास। सबसे पहला बेटा और बढ़िया एग्जाम्पल यह है कि ऑक्सैलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जब उनको रिएक्ट करवाना चाहते हैं अगर, तो वो वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे तभी बेटा वो आपस में रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन से? ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल एंड सोडियम कार्बोनेट। दूसरा, जैसे मेरे पास है बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्शन तो हमने ना पिछले मतलब चैप्टर्स के अंदर भी अच्छी तरह पढ़ा था कि बेटा देखो सोडियम क्लोराइड है, आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, दैट इज NaCl, ये सोडियम क्लोराइड होता है। फिर हमारे पास आता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3, दिस इज माय सिल्वर नाइट्रेट। जब ये आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं, पहली बात किस स्टेट में है, ये सोल्यूशन स्टेट के अंदर है, तब जाके बेटा ये एक सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, दैट इज AgCl, और साथ में बेटा आपका बनता है सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3। हाँ, क्योंकि AgCl एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, इसलिए बेटा हम नीचे की तरफ एक एरो लगा देंगे, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स हैं
राइट हैंड साइड के जो एटम्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही आपकी इक्वेशन हो गई। समझ में आया? तो पहला केस हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे ही होते हैं कि सीधा उनको आपस में कांटेक्ट किया, सॉलिड स्टेट में कांटेक्ट कर दो, ठीक है, मिक्स कर दो और एकदम से आपका रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगा। ये जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मेरे सब्सटेंसेस का मोल्टन स्टेट में होना या एक्वस स्टेट में होना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये एग्जांपल उसकी हो गई। तीसरा बेटा होता है कि ऑब्वियस है बेटा, कुछ केमिकल रिएक्शन तभी टेक प्लेस करते हैं अगर हम उनको हीट करते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनको। तो बेसिकली क्या है, अब मैं आपको जो इसके एग्जांपल्स है वो बताता हूँ। जैसे नंबर 1 मेरे पास बेटा कॉपर कार्बोनेट है। अब जो कॉपर कार्बोनेट है उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, दैट इज CuCO3। सो दिस इज माय कॉपर कार्बोनेट। डिकम्पोज का मतलब होता है बेटा टूटना, ठीक है। एंड ऑन हीटिंग, हीटिंग को बेटा जब भी रिप्रेजेंट करना होता है ऊपर एक डेल्टा हम ऐसे लगाते हैं। डेल्टा जो सिंबल है ये एक्चुअली हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, क्या बनता है? ये बनता है बेटा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO, और साथ में बेटा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO3। अगर आप लेफ्ट और राइट चेक करें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया बेटा आपका सबसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। सो दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा वो है मेरा, दैट इज लेड नाइट्रेट का, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट मतलब हो गया दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। डिकम्पोजेस का मतलब है ब्रेक डाउन हो गया। एंड ऑन हीटिंग मतलब डेल्टा लगाएंगे। लिविंग येलो रेसिड्यू ऑफ लेड मोनोक्साइड बेटा वो होता है PbO, ये आपका लेड मोनोक्साइड हो गया। एंड साथ में बेटा बनाता है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस NO2, और बेटा साथ में हमारे पास ऑक्सीजन दैट इज O2। देखो बेटा एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसको बैलेंस कर दूं। PbO यहाँ पे दिया हुआ है आपका, दैट इज 3 और यहाँ पे भी आएगा 4 तो है ही है, 2 ये आ जाएगा। यहाँ 2 से कर देता हूँ, ये अगर 2 से कर देता हूँ तो N4 बन जाएगा, 4 कर दूंगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 10, 10 2 12 एंड हाँ बन गया मेरा 6 दूनी 12, परफेक्ट। तो बेटा देखो इस तरीके से हमारा जो ये जो इक्वेशन है ये हमने बैलेंस कर ली है अब यहाँ पर। अच्छा, अब बात सिर्फ ये है कि कैसे देखो कि इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। पहली बात ये कि हमारे पास ये जो लेड नाइट्रेट है जैसे डिकम्पोज होगा इसमें एक येलो रंग का रेसिड्यू बनता है। ये जो है आपका येलो कलर का होता है बेटा आपका, ठीक है, दैट इज येलो कलर। उसके बाद बेटा हमारे पास जो गैस है, याद रखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ना बेटा उसका जो कलर है वो ब्राउन होता है, ब्राउन। आपको ना बेटा ये पता होना चाहिए कि किसका कलर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही आपको ऐसे आ जाता है। बताइए कि अगर आपका एक लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है तो एक ब्राउन रंग की गैस बनती है, उस ब्राउन रंग की गैस का नाम क्या है? तब आप बताएंगे कि हाँ ये मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा येलो रेसिड्यू बनता है, ठीक है, तब आप बोलेंगे लेड मोनोक्साइड जो है वो हमारा एक येलो रेसिड्यू है जो क्रिएट होता है। इसमें एक जो कलरलेस है और गैस वो भी बनती है, और वो आपको पता ही है बेटा वो आपकी ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट करना था। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लाइट। देखिए बेटा जहां तक लाइट की बात करते हैं कई ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके लिए लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फोटोसिंथेसिस तो आप अच्छी तरह वैसे भी जानते हो। आपको पता है कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी की हेल्प से, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि जो प्लांट है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करता है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज, ठीक है। क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज बनाता है। अच्छा एक बात आपको मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि कुछ जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ लाइट उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है, या फोटोलिसिस भी इनको कहा जाता है। तो आप फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, फोटोलिसिस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं
वो लाइट को बेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और एकदम से आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका होता है। अब इसमें बेटा आपको मैंने 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन 4 एग्जांपल्स के अंदर लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, अब हम एक एक करके वो चीज स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो पानी इसके अंदर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो रिएक्ट होते हैं और वो ग्लूकोज बनता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके रिएक्शन की। देखिए बहुत ही प्यारा रिएक्शन है बेटा इसका। देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमने CO2 ले लिया है, प्लस बेटा वाटर दैट इज H2O। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पे बेटा मैं लाइट लिखूंगा। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है बेटा आपके पास, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 बेटा। तो ये बेटा ग्लूकोज है। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लूकोज। और उस बेटा साथ में क्या बनता है, पानी ही बनता है आपका। ठीक है, अब 6, ये 12 तो है ही और ये भी तो है आपका। ओके, तो 6 एंड 12। तो लीजिए बेटा, इस तरीके से आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो जाती है। क्लियर। चलिए अब हम एक और बात करते हैं कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन हो, मेरे पास क्लोरीन हो, अगर उनको सनलाइट में रखा जाता है बेटा तो वो आपस में क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। और जब रिएक्ट करता है ऑब्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो मेरे पास बेटा H2 हाइड्रोजन है, प्लस बेटा क्लोरीन का Cl2 ले लिया। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो 2HCl बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि देखो ना दो दो है तो ऑब्वियस है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनेगा बेटा आपका इस केस में। क्लियर। आगे देखते हैं। सो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि अगर एक क्लोरीन वाटर को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसमें जो बबल्स है ना वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है, और वो बबल्स और कुछ नहीं होता एक्चुअली में ऑक्सीजन जो है वो आपकी इवॉल्व होती है कुछ रिएक्शन की वजह से। अब वो रिएक्शन क्या है, बहुत आसान है, आराम से इस बात को समझना। सबसे पहले देखो मेरे पास बेटा क्लोरीन वाटर का मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्लोरीन है एंड साथ में बेटा पानी हो गया H2O। जब ये बेटा आपस में कंबाइन होता है तो इससे बनता है बेटा एक तो HCl और दूसरा बनता है HClO। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बन गया, देखिए ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। ये है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब ये है हाइपोक्लोरस एसिड। अब जो आपका ऑक्सीजन बनता है ना वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से बनता है। क्यों, क्योंकि ना जब ये आपका HClO अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में बेसिकली क्या होता है बेटा, यूवी रेडिएशंस होती हैं। तो जब इसमें यूवी रेडिएशंस पड़ती है ना बेटा तो ये एकदम से एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से एक तो बेटा आपका HCl बनता है ऑफ कोर्स, साथ में एमिशन होती है बेटा ऑक्सीजन की। ठीक है, तो अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देता हूं बेटा, यहाँ पे भी 2 कर देता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका सब ये बैलेंस हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया। तो याद रखें कि जब क्लोरीन पानी के साथ मिलता है तो पहले आपके पास ये दो चीजें बनती हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट कौन सा, हाइपोक्लोरस एसिड, वो जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि सनलाइट के अंदर क्या होता है, यूवी रेडिएशंस होती हैं, उसकी वजह से बेटा ये क्या होते हैं, HCl एंड ऑक्सीजन जो है वो आपका लिबरेट आउट होता है। तो मैं जो बबल्स है ना वो इस वजह से होती है। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बताता हूं। तो लास्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि देखो इस पर ना क्वेश्चन आराम से बन सकता है, और पूछा ये जाता है कि आपका ये जो सिल्वर नाइट्रेट है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इनको हमेशा ब्राउन बोतल्स में क्यों रखा जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है और वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब वो पूछेंगे कि इसके रिलेटेड कोई ना कोई जो रिएक्शन है वो हमें बताइए कि एक्चुअली क्या होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि जब भी आपका सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है बेटा, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटा, ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, एकदम से काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एकदम से डिकम्पोज हो जाता है एक तो सिल्वर के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया था ना ब्राउनिश कलर का होता है बेटा आपका,
और साथ में बेटा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा वो आपके पास जनरेट होती है। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट AgNO3 एकदम से बेटा ब्लैक पड़ जाएगा, क्योंकि वो एकदम से डिकम्पोज हो जाता है एक तो सिल्वर के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और साथ में ऑक्सीजन के अंदर। जहां तक बैलेंस की बात है बस एक बार देख लेते हैं बेटा, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन बेटा हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ बस। इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। Ag2 है तो मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 4 हो चुके हैं, तो ये बेटा आपका बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या होता है मैं अब आपको वो बताता हूं। तो जब बेटा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब होता है बेटा H2O2, दिस इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें बनता है बेटा पानी H2O और साथ में बेटा बनता है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो आपका ऑक्सीजन है ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई भी उसमें स्मेल नहीं होती। सो तो इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, ये H2 है, H2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 2 करना पड़ेगा तो ये 4 बनेगा, इसको भी 2 कर देते हैं। तो लीजिए बेटा अब आपका ये आपका बैलेंस हो जाता है। सो आई होप आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है और ये जो आपको जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब उनको एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग कौन सी कंडीशंस होती हैं। क्या होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस के लिए एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा इनमें से मतलब कोई ना कोई मतलब चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रिएक्शन आपकी टेक प्लेस करती है। राइट, तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी की जो 3 है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करने के लिए क्या क्या होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि दे आर मतलब या तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड करते हैं। अब या तो वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेंगे, नहीं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस कोलिजन को टेक प्लेस करने के लिए। तो कोई भी केमिकल जब रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जो मैं आपको 4-5 वैसे तो 9 है मेथड्स आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा मतलब चीजों का इस्तेमाल करके रिएक्शन जो है वो आपकी टेक प्लेस करती है। तो 4 तरीके आपको बता दिए, एक तो डायरेक्ट मिक्सिंग के बारे में बताया, एक सॉल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, फिर एक जो मैंने लाइट है उसके बारे में बताया, और जो चौथा है वो हीटिंग के बारे में बताया। आई होप आपको ये जो 4 डिफरेंट वेज है ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑफ कोर्स मैं इनके जो बाकी के 3 है वो जरूर डिस्कस करूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।